सुंदरपुर जंगल में सभी पक्षी बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। उस जंगल का बादशाह एक चिड़ा था। टिंकू बादशाह और टूनी मलका दोनों ही बहुत नेक दिल थे। वो अपनी राया का अच्छे से ख्याल रखते थे। जंगल के सभी वासी उनसे बहुत खुश थे। लेकिन टिंकू बादशाह और मलका की कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों इस बात से अक्सर परेशान रहते थे। एक दिन टिंकू बादशाह अपने सिपाहियों के साथ जंगल का चक्कर लगाने के लिए निकलता है। तभी उसकी निगाह वो चींटी कुछ परेशान थी। क्या बात है नन्ही चींटी, तुम परेशान लग रही हो? बादशाह हुजूर, ये चावल का दाना और सेब मैं अपने बिल में ले जाना चाहती हूँ, मगर मुझसे ये दोनों उठाए नहीं जा रहे। कोई बात नहीं सिपाहियों, ये अनाज नन्ही चींटी के बिल में पहुँचा दो। बहुत शुक्रिया हुजूर। तभी वो चींटी जादू से एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। बादशाह ये देखकर हैरान रह जाता है। हैरान मत हो, हमने परी लोक में आपके बारे में सुना था। मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था और आप इस परीक्षा में पूरे उतरे हैं। परी लोक की तरफ से मुझे आपको इनाम देने का कहा गया है। आप इनाम में क्या लेना चाहेंगे? मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे बस इसी बात की फिक्र है, मेरे बाद मेरे जंगल का कौन ख्याल रखेगा। मुझे बस अपने तख्त के लिए कोई वारिस चाहिए जो मेरे लोगों की देखभाल कर सके। मुझे आपकी ये बात जानकर और खुशी हुई। आप ये सेब ले जाएं और इस सेब को आधा आप खुद और आधा मलका को खिला दें। जल्द ही खुशी की खबर मिलेगी। बहुत शुक्रिया नन्ही परी। बादशाह वो सेब लेकर महल चला जाता है और मलका और बादशाह दोनों इस सेब को आधा आधा खा लेते हैं। कुछ अरसे बाद ही टूनी मलका 2 अंडे देती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों अंडे फूट गए। बादशाह बहुत खुश था, लेकिन मलका ज़्यादा खुश नहीं थी। क्या बात है टूनी, तुम खुश नहीं हो? क्या ही अच्छा होता अगर हमारे यहाँ एक बेटी और एक बेटा होता। टूनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बेटी हो या बेटा, ऊपर वाले की देन है और हमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस नेमत से नवाजा। जंगल के कुछ और पक्षी भी ज़्यादा खुश नहीं थे। अगर बादशाह के यहाँ लड़का होता तो कितना अच्छा होता। बादशाह के बाद वो तख्त भी संभाल लेता और हमारा भी ख्याल रखता। हाँ भाई, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। बादशाह अपनी दोनों शहजादियों का नाम चिंकी और मूना शहजादी रखता है। वो उन दोनों से बहुत प्यार करता था। वक्त के साथ साथ दोनों शहजादियाँ बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अब टिंकू बादशाह की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। वैद काका, क्या बात है? पापा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बेटी, मुझे लगता है इन्हें एक खास बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ एक फूल से हो सकता है, मगर वो फूल पहाड़ियों के दूसरे पार है। उसको लाना बहुत मुश्किल काम है और वो फूल हमें एक दिन के अंदर अंदर लाना होगा। तभी मूना शहजादी कहती है, आप फिक्र मत करें, मैं वो फूल ले आऊँगी। मगर बेटी, पहाड़ियों में तो आने जाने में ही 2 दिन लग जाएंगे। आप फिक्र मत करें चिंकी बहन, मैं वो फूल लेकर आती हूँ। तुम तब तक जंगल के बाकी मामलात को देखो। मूना शहजादी के जाने के कुछ ही देर बाद जंगल के काफ़ी पक्षी इकट्ठे होकर आए थे। हमें बादशाह सलामत से बात करनी है। आप लोगों को जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शहजादी साहिबा, पूरे जंगल में अकाल पड़ चुका है। पानी की एक बूंद भी नहीं है। अगर आज शाम तक पानी का बंदोबस्त नहीं हुआ तो हमारे बच्चे प्यास से मर जाएंगे। और अगर हम लोग बारिश के इंतज़ार में रहे तो हमारी फसल भी बर्बाद हो जाएगी और फिर हम साल भर क्या खाएंगे। मेरे ख्याल से हमें बारिश के इंतज़ार में रहने की बजाय जल्द से जल्द कुएं खोदकर इससे पानी निकालना चाहिए और ये आइंदा भी हमारे काम आएंगे। बारिश के दिनों में इनमें पानी भर जाएगा और साल भर हमारे लिए काफ़ी होगा। लेकिन शहजादी साहिबा, कुएं खोदने में तो टाइम लग जाएगा, तब तक तो हमारे बच्चे प्यास से मर जाएंगे। हम कुछ दिनों के लिए मानो गाय का दूध पीने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे
اور اس طرح ہمیں کنویں کھودنے کے لیے کافی ٹائم مل جائے گا۔ وہ اسی شام کو کنواں کھودنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف مینا شہزادی پھول لینے کے لیے جا رہی تھی۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا طوطا ملتا ہے۔ بیٹی، کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مینا شہزادی کے پاس کچھ ہی دانے اور تھوڑا سا پانی تھا جسے وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی تاکہ راستے میں اس کے کام آ سکے۔ مینا شہزادی کے پاس بس یہی سامان تھا اور اسے ابھی آگے کافی سفر کرنا تھا۔ وہ دانے اور پانی اس بوڑھے طوطے کو دے دیتی ہے۔ تم واقعی ایک نیک دل شہزادی ہو، میں تو بس تمہاری پریکشا لے رہا تھا۔ وہ بوڑھا طوطا مینا شہزادی کو ایک سیب دیتا ہے۔ اس سے تم بہت جلدی اس جادوئی پھول تک پہنچ جاؤ گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مینا شہزادی کچھ ہی پل میں اس جادوئی پھول کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ پھول لے کر فوراً محل آ جاتی ہے۔ ان کی دوا دینے کے بعد بادشاہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرف چنکی شہزادی کی نگرانی میں سارے پکشی اور پشو مل کر کافی زیادہ کنویں کھود لیتے ہیں۔ ان کنووں سے پانی لے کر وہ اپنی فصلوں کو زراعت کرتے ہیں۔ بادشاہ اپنی دونوں بیٹیوں پر بہت فخر کرتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کرنا چاہیے اور مصیبت کے وقت ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ نیلو چڑیا اور ٹنکو چڑا بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی اس زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی سوائے اولاد کے۔ نیلو اکثر اس بات سے بہت دکھی ہو جایا کرتی تھی۔ نیلو، پھر سے کیا سوچنے لگی؟ کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ سبھی کہتے ہیں، کون سا کسی ایک نے کہا ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے بتاؤ کیا کہا، میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں۔ اتنی ہے کسی کی مجال؟ صحیح تو کہتے ہیں، میں منحوس ہوں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے ہاں اولاد نہیں۔ اوہ، پھر سے تم نے وہی باتیں شروع کر دی۔ تم لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ وہ ہمیشہ اس کی ڈھارس بندھاتا۔ نیلو چڑیا کے کچھ ہی دوری پر مونی چڑیا اور اس کی بیٹی ٹینا رہتی تھی۔ ان ماں بیٹی کی نظر ٹنکو کی دولت اور اس کے گھر پر تھی۔ ان دونوں نے کئی بار ٹنکو کو نیلو کے خلاف بھڑکایا۔ اصل میں مونی موسی یہ چاہتی تھی کہ نیلو کو ٹنکو چھوڑ دے اور اس کی بیٹی ٹینا سے شادی کر لے تاکہ وہ اور اس کی بیٹی اس کے گھر پر راج کر سکیں۔ پھر ایک دن نیلو گزر رہی تھی۔ کیسی ہو نیلو؟ میں ٹھیک ہوں موسی، آپ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کہاں جا رہی ہو صبح سویرے؟ کہیں نہیں موسی، اپنی بہن کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے انڈے پھوٹے ہیں نا، تو بس مبارکباد دینے جا رہی تھی۔ اچھا، ہے تو خوشی کی خبر، لیکن ایک بات کہوں، اگر تم برا نہ مانو تو؟ جی موسی کہیں، میں بھلا آپ کی بات کا کیوں برا مانوں گی؟ آپ تو ہماری بڑی ہیں نا۔ دیکھو، میری مانو تو تم اپنی بہن کے ہاں مت جاؤ۔ تمہارے ہاں خود تو اولاد ہے نہیں، کہیں تمہاری نحوست کا سایہ اس بیچاری پر نہ پڑ جائے۔ لیکن موسی، میں اس کی بہن ہوں، کوئی دشمن تو نہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے اس کے انڈوں کی۔ بات دشمنی کی نہیں، میں تو اسی لیے کہہ رہی تھی، ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے، یہ باتیں آگے تمہاری مرضی۔ موسی یہ ساری باتیں جان بوجھ کر کرتی تھی، سارے جنگل والوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ نیلو ان سب کی باتوں سے اکثر بہت دکھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن پھر اس خیال سے کہ ٹنکو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، وہ شانت ہو جاتی تھی۔ ایک دن نیلو گھر پر نہیں تھی، موسی ٹنکو کے پاس آتی ہے۔ آؤ آؤ موسی، کیسی ہو؟ موسی ٹھنڈی سانس بھر کر کہتی ہے، ہاں میں تو ٹھیک ہوں، پر تمہیں دیکھ کر بہت دل کڑتا ہے میرا۔ اتنا بڑا گھر ہے، لیکن کتنا سونا ہے۔ اس جنگل میں سب سے خوشحال پکشی ہو تم، پر دیکھو قسمت کو کیسا دیمک لگا ہے۔ دیمک کیسا موسی؟ کوئی بات نہیں، جب اوپر والے کی مرضی ہوگی تب وہ دے دے گا۔
वो बात तो है, पर कब तक तुम यूं ही अकेले जिंदगी गुजारोगे? औलाद तो बुढ़ापे का सहारा होती है, सारी जिंदगी जवान तो नहीं रहोगे ना। तो क्या करूं फिर मैं? मेरे बस में तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? तुम नीलो को छोड़ो और दूसरी शादी कर लो। नहीं नहीं मौसी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नीलो से उम्र भर जीवन साथ बिताने का वादा किया है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और तुम भी आइंदा ऐसी बात न करना मुझसे। खैर, तुम्हारी मर्जी। देखते हैं कितने दिन तुम ये वादा निभाते हो। अब तो आसपास के पक्षी भी तुम्हारी आंखें बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही तुम्हारी आंखें बंद हुई, वो इस घर पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे ही कब्जा कर लेंगे? ये मेरा घर है और हमेशा मेरा ही रहेगा। बुरा मत मानना, जिसका कोई वारिस और सहारा ना हो, उस पर हर कोई कब्जा करना चाहता है। जब वक्त आएगा तब देखी जाएगी। तुम जाओ अब यहाँ से। नीलो ये सारी बातें सुन रही थी। उसे टिंकू का जवाब सुनकर बहुत इत्मीनान हुआ। वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि जो उसे टिंकू का साथ मिला। उधर मौसी जब घर आती है। कहाँ थी माँ? टिंकू की तरफ गई थी, उस बुद्धू को समझा रही थी। छोड़ भी दो माँ, वहां तुम्हारी दाल नहीं गलनी। ऐसे ही छोड़ दूं? घर देखा है, उसका हर चीज मौजूद है। खाना पीना आराम और आयश, और तेरे ही भले के लिए कर रही हूँ। तू ही तो राज करेगी वहां। हाँ माँ, कह तो तुम ठीक रही हो। यहाँ तो सारा दिन दाना तलाश कर करके कमर टूट जाती है। और देखो उस नीलो को, कैसे आराम करती है और सारा दिन जंगल में सैर सपाटे करती रहती है। मैं सोच रही थी ये काम मुझे अकेले से नहीं हो पाएगा, कालू को ही साथ मिला लेती हूँ। लालची है, थोड़े अनाज का लालच दूंगी तो साथ मिल जाएगा। टिंकू से उसकी काफी बनती है, थोड़े कान वो भर देगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है माँ, फिर जल्दी करो ना। अच्छा, मैं फिर अब जाती हूँ कालू की तरफ। मौसी कालू के पास जाती है और उससे सारा प्लान समझाती है। मंजूर है तो बता दो अभी से। साल भर का जो अनाज टिंकू के खेत से आएगा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। कुछ देर सोचने के बाद कालू कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, जल्दी से काम पर लग जाओ। अगले दिन कालू टिंकू को कहता है, टिंकू, मेरी बातों को गलत मत समझना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। तुम्हारे भले के लिए ही कुछ कहूँगा। कहो कालू, मैं जानता हूँ तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। क्या कहना चाहते हो? टिंकू, तुम दूसरी शादी कर लो। कालू, तुम भी दूसरों की तरह। मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है। अगर मेरी किस्मत में औलाद हुई तो वो नीलो से ही हो जाएगी, और मेरे इस फैसले से उस पर क्या बीतेगी जानते हो ना तुम। वो तो जानता हूँ, लेकिन तुम कौन सा नीलो भाभी को छोड़ दोगे? मैं तो बस दूसरी शादी का कह रहा हूँ। और देखो 5 साल हो गए हैं। अगर औलाद होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। तुमने इतना साथ दिया है उनका, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी बात को जरूर समझेंगी। तुम एक बार बात तो करो। मैं सोचूंगा, लेकिन अभी नीलो को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले तुम सोच लो। टिंकू घर आकर खामोशी से सो जाता है। नीलो से भी कोई बात नहीं करता। वो काफी परेशान होती है। अगले दिन कालू का जादू काम कर ही जाता है। टिंकू दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब मसला ये था कि दूसरी शादी की किससे जाए। इसमें परेशानी की क्या बात है? मौसी है ना, उसकी बेटी टीना। असल में मौसी ने मुझसे कहा था कि साथ के जंगल में टीना के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूं, लेकिन अब अगर तुम तैयार हो तो तुमसे बेहतर रिश्ता कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मौसी से बात कर लो, मगर एक शर्त है मेरी। क्या शर्त?
यही कि मैं नीलो को कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही उसके रुतबे में कोई कमी बर्दाश्त करूंगा। अगर उनको मंजूर है तो बता देना मुझे। ठीक है, मान जाएंगी वो। अच्छा, फिर मैं शाम को मिलता हूँ, तुम्हारे पास खुशखबरी लेकर ही आऊँगा। नीलो की दोस्त कटो ये सारी बातें सुन रही थी। वो जाकर ये सारी बातें नीलो को बताती है। पहले तो नीलो को इसकी सारी बातों पर यकीन नहीं आता। वो टिंकू के आने का इंतजार करती है। जब वो घर आता है तो वो उससे पूछती है, हाँ नीलो, ये बात ठीक है। देखो, तुम मेरी मजबूरी को समझो और मुझे गलत मत समझना। नीलो बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसे इस बात का बहुत दुख था, लेकिन वो खामोश रहने के सिवा कर भी क्या सकती थी। इधर कालू भी मौसी के पास जाकर सारी बात बताता है। माँ, मैं बता रही हूँ, मैं उस नीलो मनहूस को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, सब्र रखो। यहाँ तक मान गया है ना, आगे भी सारी बातें हमारी ही मानेगा। कालू, तुम टिंकू को हाँ बोल दो और शादी का जल्द से जल्द इंतजाम करो। मैं ज्यादा देर नहीं करना चाहती। ठीक है, फिर मैं टिंकू को परसों शादी का बोल देता हूँ। तुम लोग तैयारी रखो। फिर अगले दिन कालू टिंकू को सारी बात आकर बताता है। जब नीलो को पता चलता है कि टिंकू की दूसरी शादी मौसी की बेटी टीना से हो रही है, तो वो सारी बात समझ लेती है। नीलो की दोस्त सिर्फ कट्टो ही उसके पास थी। टिंकू और टीना की शादी तय पा जाती है। जंगल के सभी बासी शादी में मसरूफ थे। उधर सारी तैयारियां मुकम्मल थीं। बस 7 फेरे लगने ही वाले थे कि कट्टो वहां पर आ जाती है। टिंकू भाई, जल्दी घर चले। क्यों कट्टो बहन, क्या बात है? नीलो तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, आपके लिए खुशखबरी है। नीलो ने एक अंडा दिया है। क्या तुम सच कह रही हो? मैं अभी जाता हूँ। टिंकू शादी वहीं छोड़कर नीलो के पास चला जाता है। मौसी और उसकी बेटी तो उसका राह तकती रह जाती हैं। इस कट्टो मनहूस को भी अभी आना था। मौसी, मेरे हिस्से का क्या बनेगा? कौन सा हिस्सा? जब शादी ही नहीं हुई तो हिस्सा कैसा? टिंकू नीलो से जाकर माफी मांग लेता है। वो भी उसे माफ कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि टिंकू मौसी के जाल में आ गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों की बातों पर विश्वास करके हमें अपना घर खराब नहीं करना चाहिए। हर हाल में ऊपर वाले पर ही भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं।